हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रारंभ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी पढ़े थे, एनसीईआरटी में हमने कक्षा 7 का एनसीईआरटी का कुछ चैप्टर हमने पढ़ा था। आज हम कक्षा 6 में एक चैप्टर हमने पढ़ा था कि पोषण, भोजन, जंतु में पोषण के बारे में पढ़ा था। जिसमें हमने पढ़ा था भोजन के विभिन्न घटक कौन से होते हैं। आज का जो पार्ट है, आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है शायद, पदार्थ और उनकी अवस्थाएं। आपके किताब में पदार्थों का समूह दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ क्या है, उसकी कितनी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को हम बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमको सपोर्ट करिए। तो हम शुरू करते हैं कि पदार्थ क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पदार्थ क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ की परिभाषा होती क्या है, व्हाट इज मैटर। तो जैसा आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाली सभी वस्तुएं, इस ब्रह्मांड में पाई जाने वाली ऐसी सभी वस्तुएं जिसमें भार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिसमें भार पाया जाता है, जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों, आंख, कान, नाक, त्वचा व जीभ से करते हैं, ऐसी सभी वस्तुएं क्या होती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। फिर समझ लीजिए, ब्रह्मांड में पाए जाने वाली ऐसी वस्तुएं जिसमें भार पाया जाता है, जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, ऐसी सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की मूलतः हमने क्या बताया कि भार पाया जाए, स्थान घेरती हैं तथा जिनका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, ऐसी सभी वस्तुएं क्या होती हैं? पदार्थ। जैसे इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम। ईंट हो गया बच्चों, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, जल हो गया, दूध हो गया, गैस हो गया, गैस में क्या मान ले, धुआं हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, आदि हो। ये सब वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, जैसा कि हमने यहाँ क्या लिखा, ईंट लिखा, पत्थर लिखा, जल लिखा, दूध लिखा, गैस लिखा, धुआं लिखा, ये सब जो हमने लिखा और हमने आपको बताया ये सभी पदार्थ हैं। क्या है? ये सभी पदार्थ हैं। अब इन्हीं पदार्थों के वर्गीकरण के अनुसार पर हम पदार्थ को 3 भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो इसके बाद ये जो 3 भाग है, इन्हीं को कहा जाता है पदार्थ व उनकी अवस्थाएं। की पदार्थ हम बताया, अब उनकी अवस्थाएं। पदार्थ की मूलतः 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन होती है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन होती है? एक होता बच्चों ठोस अवस्था होता है, ठोस अवस्था। आप लोग ध्यान से इस क्लास को अटेंड करिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेज। दूसरा होता है द्रव अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विड स्टेज। तीसरा होता है गैस अवस्था। क्या होता है? जिसे हम लोग कहते हैं गैसेस। इसी तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि ठोस अवस्था क्या है, द्रव अवस्था क्या है और गैस अवस्था क्या है। इसके बारे में हम लोग अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, देखिए जैसे हमने पढ़ा था पदार्थ की परिभाषा कि पदार्थ क्या है। पदार्थ वो कुछ भी है जिसका द्रव्यमान और आकार होता है। ये किसी भी वस्तु या पदार्थ को संदर्भित करता है जो हमारे चारों ओर मौजूद है। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा एक हम पेज लेते हैं और हम लोग थोड़ा सा पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने क्या बताया? ठोस। थोड़ा ठोस के बारे में पढ़ते हैं कि ठोस क्या होता है। देखिए बच्चों, हमें केवल 2 चीज का ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है हमको उसकी अवस्था और उसकी आकार। क्या हमने बताया? एक अवस्था हमें ध्यान रखना है और उसका, या इसी को हम लोग कह सकते हैं आयतन को ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है उसका आकार। क्या है? इसका ध्यान रखना है इसके आयतन को और इसके आकार को। इसी 2 शब्दों से ठोस, द्रव व गैस को अलग अलग किया जाता है। तो पहला हम पढ़ते हैं, जैसे मैं बताया कि ठोस अवस्था क्या है, सॉलिड अवस्था क्या है। तो ऐसी अवस्था या पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उसका आकार, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आकार की मैं बात करता हूं। कहीं कहीं आकार के स्थान पे लिखा होता है आकृति लिखा होता है। तो यदि किसी वस्तु की ऐसी अवस्था या पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन, ध्यान दीजिए बच्चों, आयतन आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। फिर से समझिए, हमने क्या बताया? पदार्थ की बस ऐसी अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ऐसी अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे हमारे पास एक गिलास है, देख रहे हैं आप लोग, गिलास का जो आकार है और इसका जो आयतन है निश्चित है। आयतन मतलब होता है उसका जो द्रव्यमान जो है, उसका जो द्रव्यमान, उसमें जो भार है, जैसे मान लीजिए उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को ही आयतन कहा जाता है। सपोज करिए ये जो गिलास है इसका ये 100 ग्राम का है। कितना है? 100 ग्राम का ये गिलास है।
ठीक, तो इसका आयतन हो गया। अब इसके बाद हम बताएं कि इसका आकार सिलेंडर के आकार का अगर है तो ये दोनों निश्चित है, इसको हम चाहे जहां रखेंगे, चाहे जिस स्थान पर रखेंगे उतना स्थान ये ग्रहण कर लेंगे, साथ ही साथ इसका आयतन भी निश्चित होगा और आकार भी निश्चित होगा। तो ऐसी अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ऐसी अवस्था को पदार्थ का ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे आपका देख लीजिए ईंट हो गया, पत्थर हो गया, आप यहाँ पे किताब भी जान सकते हैं, किताब हो गया, कलम भी मान सकते हैं हम लोग, कलम हो गया। इसके बाद आप कुर्सी भी मान सकते हैं, लोहा भी मान सकते हैं। ये सब अवस्था आदि जो अवस्थाएं होती हैं बच्चों, ये सभी अवस्थाएं क्या होती हैं, ठोस अवस्था के अंतर्गत आता है। क्या बताया कि क्या हमने दो चीज पर मैं फोकस कर रहा हूं, मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट करता हूं। हमने बताया एक इसका आकार बच्चों, एक क्या बताया हमने आयतन, इसी दो पे फोकस करना है। इसी के अनुसार पदार्थ को तीन भागों में बांटा जाता है। तो हमने बताया कि ठोस का आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इसको जहां भी हम रखते हैं उतना दूर कवर कर लेते हैं। तो ये ठोस होता है ईंट पत्थर जो है, इसके बाद किताब कलम कुर्सी लोहा आदि है। हम अब आगे पढ़ेंगे कि इसका ठोस का आयतन व आकार निश्चित क्यों होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे जब इसकी हम विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि इसका आकार निश्चित क्यों होता है, आयतन निश्चित क्यों होता है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी अवस्था बच्चों है वो आपका है ध्रुव अवस्था। क्या अवस्था है, ध्रुव अवस्था। आप ध्यान से अगर क्लास को अटेंड करेंगे तो निश्चित ही आपको दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर हमने क्या बताया, ध्रुव अवस्था। हमें फोकस क्या करना बच्चों, आकार व आयतन पे। पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उसका आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित, ध्यान समझिएगा, आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित हो, आयतन निश्चित हो तथा निश्चित होता है, तथा उसे जिस भी बर्तन में रखते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेती है। यह है ध्रुव। क्या समझा हमने लिखा कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उसका आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है, ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, ध्रुव अवस्था। यहां समझिए, यहां हमने आकार को अनिश्चित बताया है और यहां पे हमने आयतन को निश्चित बताया। लेकिन वही ठोस अवस्था में लिखा है कि ठोस अवस्था का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, वही ध्रुव अवस्था में आकार अनिश्चित होता है जबकि आयतन निश्चित होता है। इसको जिस भी बर्तन में रखते हैं उसी का रूप धारण कर लेती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं, जैसे आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जल, क्या है बच्चों, दूध, क्या है बच्चों, तेल, क्या है बच्चों, जो है सिरका। अब आपके दिमाग में आया सर इसका आकार निश्चित अनिश्चित क्यों होता है, आयतन निश्चित क्यों होता है, तो अलग आगे की टॉपिक है, हम इसको आगे जब विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब इसमें जल हमने बताया, दूध तेल सिरका, तो ये जो इसका जो आकार होता है, जैसे हमारे हाथ में देखिए ये बोतल में क्या है, सिरका है, क्या है, ये सिरका हमारे बोतल में। अब ये ध्रुव अवस्था में है। अब आपके दिमाग में बच्चों ये चल रहा होगा कि आपने बताया इसका आकार अनिश्चित होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये अब सपोज करिए ये जो इस बोतल में है, मान लीजिए इस बोतल में 200 ग्राम सिरका है। कितना है इस बोतल में, मान लीजिए 200 ग्राम सिरका भरा हुआ है। अच्छा, अब ये बोतल अभी अगर हम देखें तो इसका आकार कैसे है, तो इसका आकार आप कहेंगे सर इसका आकार तो बोतल के आकार का है। लेकिन बच्चों यदि इसी सिरके को हम इस गिलास में डाल दें तो किस आकार का हो जाएगा बच्चों, तो आप कहेंगे सर ये तो गिलास के आकार का हो जाएगा। लेकिन अब इसी इतने सिरके को, 200 ग्राम के सिरके को इसी टब में डाल दें तो ये टब के आकार का हो जाएगा। इसी 200 ग्राम सिरके को हम थाली में डाल दें तो थाली के आकार का हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें क्या बदल रहा है, आप कहेंगे सर इसका जो है आकार पहले बोतल के आकार का था, फिर गिलास में हमने डाला गिलास के आकार का हो गया, थाली में डाला थाली के आकार का हो गया, टब में डाला तो टब के आकार का होगा। क्या इसके आयतन में कोई बदलाव हुआ नहीं? हाँ कुछ होता है, हम जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो उसमें पढ़ते हैं कि जो कुछ इसमें शेष रह जाता है, इसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन आप छोटी कक्षा 6 का एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आप समझ रहे हैं कि जो 200 ग्राम है ये बोतल में था तो बोतल के आकार का था, गिलास में था तो क्या बदला, तो आप कहेंगे सर इसका आकार बदल रहा है, इसका आकार बदल रहा है। अर्थात जब इसका आकार बदल रहा है तो जाहिर सी बात इसका
ये आकार अनिश्चित है। फिर हमने यहाँ पे लिखा है कि इसको जिस भी बर्तन में हम रखते हैं उसी का रूप क्या करती है, धारण कर लेती है। ठीक है, धारण कर लेती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों कि जो ध्रुव अवस्था होता है उसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार क्या है, अनिश्चित है। तो दो अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था आपकी है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। क्या है, गैस अवस्था। इसको समझिएगा, गैस अवस्था के बारे में। क्या है गैस अवस्था, ये पदार्थ की तीसरी अवस्था है, या ऐसे मान सकते हैं पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें इसका आकार, ध्यान समझिएगा, आकार व आयतन, आकार बच्चों, आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं बच्चों, अनिश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, अर्थात इनका कोई कंफर्म नहीं होता। इसको भी जिस भी बर्तन में हम रखते हैं उसी का रूप धारण कर लेती है। जैसे बच्चों आप गैस देख लीजिए, धुआं देख लीजिए, आप गुब्बारा में हवा हम लोग भरते हैं तो गुब्बारे का आकार का होता है। उसी हवा को हम ट्यूब में भरते हैं तो ट्यूब के आकार का होता है। गाड़ी के ट्यूब में भरते हैं, मतलब मोटरसाइकिल के ट्यूब में भरते हैं तो उसके आकार का हो जाता है। ट्रक के ट्यूब में भरते हैं ट्रक के आकार का हो जाता है। अब यहाँ आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने बताया इसका आयतन भी अनिश्चित होता है, कि जैसे बच्चों हमने बताया कि किसी भी खाली स्थान पे वायु होता है, गैस होती है, वायु होती है, इसका मतलब क्या है, उसमें से पहले से कुछ गैस भरा हुआ। जैसे मेरे पास गिलास है तो गिलास खाली है ना, खाली है, लेकिन क्या इसमें वायु है, तो आपका उत्तर होगा हाँ सर इसमें वायु है। तो सपोज करिए गुब्बारा है, गुब्बारा में खाली है ना बच्चों, तो उसमें कुछ वायु है कि नहीं है, कहेंगे सर जी है। तो जब कुछ वायु में, उस गुब्बारे में कुछ हवा हम, और सपोज करिए ये हमारे पास गुब्बारा है, ये हमारे पास गुब्बारा है, इसमें से पहले से कुछ वायु है कि नहीं, कहेंगे सर जी बिल्कुल वायु है, क्योंकि हमको बताया गया है कि हर खाली स्थान पे क्या होती है, वायु होती है। अब मान लीजिए इस गुब्बारे में हम 100 ग्राम हवा भरते हैं नाप के, तो क्या इस गुब्बारे में 100 ग्राम ही हवा रहेगा, कहेंगे नहीं सर, हवा, इसका आयतन बड़ा, साथ ही गुब्बारे का भी तो बच्चों वजन है, गुब्बारे का भी तो वजन है। तो कुल मिला के इसका आयतन भी अनिश्चित हुआ और इसका आकार भी अनिश्चित हुआ। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो धुआं, आप देख सकते हो धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, इसके बाद आप देख सकते हो जल वाष्प, जल वाष्प। ये जो है इसके अलावा और जितनी भी इसके कैटेगरी में आती, नाइट्रोजन गैस, ये सब क्या होता है, गैस की अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या जाना आपने कि इसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हुए। अच्छा सर, द्रव अवस्था में आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है सर, गैस अवस्था में आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। और गैस अवस्था को और क्या कहते हैं, द्रव अवस्था को, इनको जिस भी बर्तन में रखते हैं उसी का रूप ये धारण कर लेते हैं। अच्छा हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे में थोड़ा सा क्या है कि पदार्थ की, देखिए जो हमने आपको समझाया, यहाँ हमने रिटर्न दिया कि ठोस अवस्था में पदार्थ एक निश्चित आकार और आकृति होता है, इसके और एक निश्चित स्थान पर स्थिर होते हैं, उदाहरण बर्फ, लोहा, सोना। द्रव अवस्था में बताया, पूरा हमने आपको समझाया। अब क्यों इसका आकार निश्चित होता है, क्यों अनिश्चित होता है, हम आगे जब पढ़ेंगे पदार्थ की विशेषताओं के बारे में तब हम समझ लेंगे इसका आकार आयतन निश्चित क्यों होता है। अगला है अवस्था, ठोस अवस्था के गुण। तो गुण के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे कल पढ़ेंगे। पहला है स्थिरता। इसको समझिए क्या कि ठोस पदार्थ संरचना में स्थिर और दृढ़ होते हैं। कहने का मतलब ये इसमें इतना दृढ़ होता है कि इसको हम जितना भी दबाने का प्रयास करेंगे ये दबेगा नहीं, तो इसमें स्थिरता होती है। इन्हें आसानी से विकृत या रूपांतरित नहीं किया जा सकता है, तो वही इसको हम आसानी से दबा नहीं सकते हैं, ना तो इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। दूसरी क्या है, कठोरता। एक ठोस अवस्था गुण है कि ठोस पदार्थ कठोर और मजबूत होते हैं, इन्हें तोड़ना विकृत करना मुश्किल होता है। इसी प्रकार द्रव अवस्था क्या गुण क्या है, अमितता, मतलब द्रव अवस्था कहीं भी ढल जाती। क्या है कि द्रव पदार्थ किसी भी आकार में ढल सकते हैं, पात्र को धारण कर सकते हैं। इसको भी हमने आपको पहले ही बताया कि इसकी क्या स्थिति होती है। अगला संकोचनशीलता। द्रव पदार्थ में कम संकोचनशीलता होती है, तो वह अपने आकार को बदलने में संकोचन नहीं होगा। यहाँ बच्चों यहाँ होगा संकुचनशीलता, संकुचनशीलता होगा, ये नहीं। क्या संकुचन हुआ कि द्रव पदार्थ को हम दबा सकते हैं,
दबा करके उसको विकृत कर सकते हैं, उसके आकार को हम बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए इसमें भरा हुआ है, तो इसको हम दबा सकते हैं, तो ये देखिए दबा के दबा, तो ये दबा सकते हैं। इसके बाद है गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब क्या है, इसको जिस भी मतलब इसमें बहने का गुण पाया जाता है, जहां भी इसको डालते हैं वही उसमें गति उत्पन्न हो जाए, गति होने लगता है, तो वही कहा जाता है गतिशीलता, कि द्रव पदार्थ के अणु अत्यधिक गतिशील होते हैं और एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। अगला इसकी विशेषता क्या है, अगली विशेषता गैसीय अवस्था की विशेषता, को इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, गैसों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये अपने पात्र के आकार ग्रहण कर, जिस भी पात्र में हम रखते हैं उसी का आकार क्या करती हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसका कोई आयतन भी नहीं होता है, गैसों का कोई आयतन निश्चित नहीं होता है, ये अपने पात्र के आयतन को ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद है पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के उदाहरण, जैसे पहला बर्फ, जो बर्फ है बच्चों, ये ऐसा पदार्थ का होता है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे जब बर्फ को हम, मान लीजिए बर्फ है, बर्फ को जब हम गर्म करते हैं, सपोज करिए, तो ये क्या होता है, गर्म करने पर ये बनता है द्रव। क्या बनता है, और जब द्रव को हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, गैस बनता है। गर्म करने पे क्या बनता है, और जब गैस को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो द्रव बन जाता। फिर जब द्रव को हम ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता। तो जो कह सकते हैं कि जल में बर्फ जो है, जल की पदार्थ की ऐसी अवस्था है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ मतलब ठोस में पाया जाता है, ठोस के रूप में वो बर्फ के रूप में पाया जाता है, द्रव के रूप में वो जल के रूप में पाया जाता है, और गैसीय के रूप में वो वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ जलवाष्प क्या है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, बादल क्या गैसीय अवस्था में बना जमा जलवाष्प होता है। तो कहने का मतलब हमने पढ़ा क्या कि ठोस किसे कहते हैं, क्या है कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस की कितनी अवस्थाएं हैं, उनकी अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने आपको बताया तीनों के गुणों के बारे में पढ़ा। आगे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे हमने बताया कि अगर ठोस का आकार निश्चित है तो क्यों निश्चित है, द्रव का आकार अनिश्चित है, क्यों इसका आकार अनिश्चित है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हम लोग इसके आकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे, संसंजन बल के बारे में पढ़ेंगे, आज बलों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास पुनः आपको प्राप्त होगी, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आप वीडियो को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत